नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और अंकित के नॉलेज कॉर्नर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे उस असाधारण महिला कार्यकर्ता के बारे में जो 19वीं शताब्दी के दौरान सक्रिय थी और जिन्होंने उस समय की समाज की बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई थी, जब लड़कियों को रूढ़िवादी और मनुवादी समाज के प्रतिबंधों के तहत रहना पड़ता था। आज हम बात करेंगे सावित्रीबाई फुले के बारे में, जिन्हें भारत की पहली महिला शिक्षिका के रूप में भी जाना जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। भारत में अनेकों बहुजन महापुरुषों में सावित्रीबाई फुले का नाम बहुत ही सम्मान और श्रद्धा से लिया जाता है। ये न केवल भारत की पहली महिला शिक्षिका थी, बल्कि इन्होंने बालिकाओं के लिए खुद से एक विद्यालय भी खोला था। ये उस समय की बात है जब लड़कियों और दलितों को पढ़ने की इजाजत नहीं थी। सावित्रीबाई ने उस समय की कुप्रथाओं को तोड़ा और साहस के साथ भारत के लोगों का मार्गदर्शन किया। आज जब श्रुति शर्मा यूपीएससी में रैंक 1 लाती है तो ये संभव हो पाया है क्योंकि कई दशक पहले सावित्रीबाई ने लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया था। वह 19वीं सदी के दौरान सक्रिय थी, एक समय जब भारत में लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीवन प्रत्याशा अभी जितनी अच्छी नहीं थी। फिर भी लोग अपने बच्चों की शादी बहुत कम उम्र में कर देते थे और ज्यादातर इस वजह से उनके बच्चों को और विशेष रूप से बालिकाओं को दुख दर्द सहने के लिए मजबूर होना पड़ता था। लड़कियों के व्यवहार करने के तरीके पर समाज में बहुत अधिक प्रतिबंध थे और अधिकतर वो कम उम्र में ही विधवा हो जाती थी। सावित्रीबाई फुले ने इन युवा लड़कियों को शिक्षित करने का मन बनाया। पुणे के भिड़ेवाड़ा में अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर भारत का पहला बालिका विद्यालय खोला। उन्होंने बाल विवाह और सती प्रथा के खिलाफ भी अभियान चलाया और विधवा पुनर्विवाह के लिए भी खड़ी हुई। वह देश के दलित सुधारकों में बाबा साहब अम्बेडकर और अन्ना भाऊ साठे के बराबर हैं। उन्होंने छुआछूत के खिलाफ भी अभियान चलाया और जाति और लिंग आधारित समाज को खत्म करने के लिए काम किया। सावित्रीबाई का जन्म 3 जनवरी 1831 को ब्रिटिश भारत के नायगांव में एक किसान परिवार खंडोजी निवासी पाटिल और लक्ष्मी की बड़ी बेटी के रूप में हुआ था। जैसा कि मैंने पहले बताया है, उन दिनों लड़कियों की शादी कम उम्र में ही कर दी जाती थी। इसलिए रीति रिवाजों का पालन करते हुए 9 साल की सावित्रीबाई की शादी 12 साल के ज्योतिराव फुले से कर दी गई। आज तक हम ज्योतिराव फुले को एक विचारक, लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता और जाति विरोधी समाज सुधारक के रूप में भी जानते हैं। उनकी गिनती महाराष्ट्र के समाज सुधार आंदोलन की प्रमुख हस्तियों में की जाती है। सावित्रीबाई की शिक्षा उनकी शादी के बाद शुरू हुई। यह उनके पति थे जिन्होंने उनके खुद को सिखाने और शिक्षित करने की उत्सुकता को देखने के बाद पढ़ना और लिखना सिखाया। उन्होंने एक सामान्य स्कूल से तीसरे और चौथे वर्ष की परीक्षा पास की और उन पर अध्यापन का जुनून सवार हो गया। ज्योतिराव अपने सभी सामाजिक प्रयासों में सावित्रीबाई के साथ मजबूती से खड़े रहे। पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्वदेशी स्कूल ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले ने 1848 में शुरू किया था। हालांकि समाज और उनके अपने परिवारों ने ऐसा करने के लिए उन्हें बहिष्कृत कर दिया, लेकिन जोड़े को एक दोस्त उस्मान शेख और उनकी बहन फातिमा शेख ने आश्रय दिया। सावित्रीबाई स्कूल की पहली शिक्षिका बनी। बाद में इस जोड़े ने मांग और महार जातियों के लिए भी स्कूल शुरू किया, जिन्हें अछूत माना जाता है। 1852 तक 3 फुले स्कूल चल रहे थे। उसी वर्ष 16 नवंबर को ब्रिटिश सरकार ने फुले परिवार को शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया। उन्होंने सावित्रीबाई को सर्वश्रेष्ठ शिक्षक के रूप में भी सम्मानित किया। उस वर्ष सावित्रीबाई ने महिला सेवा मंडल भी शुरू किया। मंडल का उद्देश्य महिलाओं में उनके अधिकारों, सम्मान और अन्य सामाजिक मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करना था। विधवाओं के सिर मुंडवाने की प्रचलित प्रथा का विरोध करने के लिए वह मुंबई से पुणे तक नाइयों की हड़ताल आयोजित करने में भी सफल रही। 1858 तक फुले द्वारा खोले गए तीनों स्कूल बंद कर दिए गए थे। इसके कई कारण थे, जिनमें 1857 का विद्रोह भी शामिल था और अन्य कारण जैसे ज्योतिराव फुले के पाठ्यक्रम पर अलग अलग राय होने के कारण स्कूल प्रबंधन से इस्तीफा दे देना और सरकार का समर्थन वापस लिए जाना। हालांकि इससे फुले दंपत्ति की प्रेरणा नहीं टूटी। फातिमा शेख के साथ उन्होंने उत्पीड़ित समुदायों के लोगों को शिक्षित करने का कार्यभार संभाला। इन वर्षों में सावित्रीबाई ने 18 स्कूल खोले और विभिन्न जातियों के बच्चों को पढ़ाया। सावित्रीबाई और फातिमा शेख ने दलित जातियों की महिलाओं के साथ साथ अन्य लोगों को भी पढ़ाना शुरू किया। यह बहुत से लोगों, विशेष रूप से पुणे की उच्च जाति द्वारा पसंद नहीं किया गया, जो दलितों की शिक्षा के खिलाफ थे। सावित्रीबाई और फातिमा शेख को स्थानीय लोगों द्वारा धमकाया गया
और उन्हें सामाजिक रूप से परेशान और अपमानित भी किया गया। जब वह स्कूल जाती थी तो सावित्रीबाई पर गाय का गोबर और कीचड़ फेंका जाता था। हालांकि इस तरह के अत्याचार होने के बावजूद उनका निश्चय टूटा नहीं। इससे बचने के लिए वह 2 साड़ियां स्कूल लेकर जाती थी। सावित्रीबाई और फातिमा शेख सगुना बाई से जुड़ गई, जो अंततः शिक्षा आंदोलन में एक नेता बन गई। फूले दंपति ने 1855 में किसानों और मजदूरों के लिए एक नाइट स्कूल भी खोला, ताकि वो दिन में काम कर सके और रात में स्कूल जा सके। स्कूल छोड़ने की दर को नियंत्रण में रखने के लिए सावित्रीबाई ने बच्चों को स्कूल जाने के लिए स्टाइपेंड यानी वजीफा देने की प्रथा शुरू की। वह उन युवा लड़कियों के लिए प्रेरणा बनी रही जिन्हें उन्होंने पढ़ाया था। उन्होंने लड़कियों को लेखन और पेंटिंग जैसी गतिविधियों को करने के लिए प्रोत्साहित भी किया। सावित्रीबाई की एक छात्रा मुक्ता साल्वे द्वारा लिखे गए निबंध उस दौर के दलित नारीवाद और साहित्य का चेहरा बने। उन्होंने शिक्षा के महत्व पर माता पिता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए नियमित रूप से अभिभावक शिक्षक बैठकें भी आयोजित की। 1863 में फूले दंपत्ति ने बाल हत्या प्रतिबंधक गृह नामक एक देखभाल केंद्र भी शुरू किया। यह संभवतः भारत में स्थापित पहला शिशु हत्या निषेध गृह था। यह इसलिए स्थापित किया गया था ताकि गर्भवती ब्राह्मण विधवाएं और बलात्कार पीड़ित अपने बच्चों को एक सुरक्षित जगह पर जन्म दे सके। इससे विधवाओं की हत्या को रोका जा सका और साथ ही शिशु हत्या दर को कम भी किया गया। 1874 में दंपति ने काशीबाई नामक एक ब्राह्मण विधवा से एक बच्चे को गोद लिया। इससे समाज के प्रगतिशील लोगों को एक मजबूत संदेश गया। गोद लिया गया बेटा यशवंतराव आगे जाकर डॉक्टर बना। जहां ज्योतिराव विधवा पुनर्विवाह के पक्षधर थे, वहीं सावित्रीबाई ने बाल विवाह और सती प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अथक प्रयास किए। ये 2 सामाजिक बुराइयां भारतीय समाज में महिलाओं के अस्तित्व के लिए बड़ी चुनौती थी। हालांकि इस तरह की गतिविधियों के लिए उन्हें उच्च जातियों और समाज में रूढ़िवादी मानसिकता वाले लोगों से मजबूत प्रतिरोध मिला। उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था के रिवाज को मिटाने के लिए निचले जातियों के लोगों के लिए समान अधिकार प्राप्त करने के लिए काम किया। दंपति ने अपने घर में अछूतों के लिए ऐसे युग में एक कुआं खोला जब एक अछूत की छाया को अपवित्र माना जाता था और लोग प्यासे अछूतों को पानी देने से भी मना कर देते थे। वह 24 सितंबर 1873 को पुणे में ज्योतिराव द्वारा स्थापित सत्यशोधक समाज नामक एक सामाजिक सुधार समाज से भी जुड़ी। इस समुदाय में मुस्लिम, गैर ब्राह्मण, ब्राह्मण और सरकारी अधिकारी सदस्य थे। समुदाय का उद्देश्य महिलाओं, शूद्रों, दलितों और अन्य वंचितों को उत्पीड़ित और शोषित होने से मुक्त करना था। जोड़े ने किसी भी पुजारी या दहेज के बिना समाज में न्यूनतम लागत पर शादी की व्यवस्था की। उन विवाहों में वर और वधू दोनों प्रतिज्ञा लेते थे, जो उनकी शादी की प्रतिज्ञाओं के बराबर थी। सावित्रीबाई ने महिला वर्ग के प्रमुख के रूप में काम किया और 28 नवंबर 1890 को अपने पति के निधन के बाद वह सत्यशोधक समाज की अध्यक्ष बन गई। 1876 से शुरू हुए अकाल के दौरान उन्होंने और उनके पति ने निडर होकर काम किया। दंपति ने न केवल विभिन्न क्षेत्रों में मुफ्त भोजन वितरित किया, बल्कि महाराष्ट्र में 52 मुफ्त भोजन छात्रावास भी शुरू किए। सावित्रीबाई ने 1897 के सूखे के दौरान ब्रिटिश सरकार को राहत कार्य शुरू करने के लिए भी राजी किया था। अपनी असाधारण काव्य क्षमताओं के साथ उन्होंने समाज और जाति लिंग भेदभाव के खिलाफ भी आवाज उठाई। काव्या फुले और 52 काशी सुबोध रत्नाकर उनकी कविताओं के संकलन हैं। उनके गोद लिए हुए पुत्र यशवंतराव ने एक डॉक्टर के रूप में अपने क्षेत्र में लोगों की सेवा की जब दुनिया में ब्यूबोनिक प्लेग फैल रहा था। 1897 में महाराष्ट्र के नाला सोपारा इलाके में प्लेग ने हाहाकार मचा रखा था। मां और बेटे ने बीमारी से संक्रमित मरीजों के लिए पुणे के बाहरी इलाके में एक क्लिनिक खोला। वह मरीजों को क्लिनिक लाती थी जहां उनके बेटे उनका इलाज करते थे, जबकि वह उनकी देखभाल करती थी। एक मरीज की देखभाल करते हुए वह बीमारी से संक्रमित हो गई और 10 मार्च 1897 को उनकी मृत्यु हो गई। समाज की सदियों पुरानी बुराइयों को रोकने के लिए सावित्रीबाई फुले के अथक प्रयास और उनके द्वारा छोड़े गए अच्छे सुधारों की समृद्ध विरासत पीढ़ियों को प्रेरित करती है। उनके सुधारात्मक कार्यों को वर्षों से मान्यता मिली है। 1983 में पुणे नगर निगम द्वारा उनके सम्मान में एक स्मारक बनाया गया था। इंडिया पोस्ट ने 10 मार्च 1998 को उनके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया। 2015 में पुणे विश्वविद्यालय का नाम बदलकर सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय कर दिया गया।
यहाँ तक कि सर्च इंजन गूगल ने भी 3 जनवरी 2017 को गूगल डूडल के जरिए उनकी 186 जयंती मनाई। सावित्रीबाई फुले पुरस्कार महाराष्ट्र में महिला समाज सुधारकों को दिया जाता है। सावित्रीबाई की कहानी हमें विनम्र होना और समाज में शोषित लोगों के लिए काम करना सिखाती है। अफसोस की बात है कि सावित्रीबाई की मृत्यु के इतने साल बीत जाने के बाद भी भारतीय समाज अभी भी जाति और लिंग आधारित भेदभाव की समस्या का सामना कर रहा है। कई सदियों पहले हमारे पूर्वजों के मन में जो मनुवादी सोच पैदा हुई थी, उस मनुवादी सोच की बाधाओं को हमारे समाज के लोग पार नहीं कर पाए हैं। हालांकि यह सावित्रीबाई जैसे लोग हैं जो समाज की इन बुराइयों के खिलाफ खड़े होते हैं और हमारे दिमाग से इन्हें मिटाने के लिए एक ठोस कदम उठाते हैं। जैसा कि हमने उनकी कहानी में देखा कि उन्होंने शिक्षा पर जोर दिया, क्योंकि जाति और लिंग आधारित भेदभाव और तर्कहीन मनुवादी विचारधारा की समस्याओं को संभालने का यह महत्वपूर्ण तरीका है। उनकी कड़ी मेहनत का प्रभाव अभी भी देखा जा सकता है, क्योंकि समाज ने बालिका शिक्षा के महत्व को महसूस किया है और हम वास्तव में बाल विवाह और सती प्रथा से छुटकारा पा चुके हैं। उनकी कड़ी मेहनत का ही नतीजा है कि भारत ने असीमा चटर्जी जैसी महिलाओं को जन्म दिया, जिन्होंने मलेरिया के लिए पहले टीके का आविष्कार किया। कल्पना चावला, जो पहली भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। जस्टिस अन्ना चंडी, जो भारत की पहली जज बनी। और सुचेता कृपलानी, जो यूपी की सेवा करने वाली पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। और कई और प्रसिद्ध महिलाएं जिन्हें हम जानते हैं। यदि भारतीय अपने आप को रूढ़िवादी सोच से मुक्त कर लेते हैं तो भारत इस तरह की और अधिक प्रतिभाशाली महिलाओं को बढ़ावा दे सकता है, और जब हम उनके नामों का उच्चारण करेंगे तो और अधिक गर्व महसूस करेंगे। खैर, बस इतना ही आज के वीडियो के लिए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद।